वेलकम टू वीसी टॉकीज़ अगेन एंड थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। आप लोगों ने जो अपना प्यार मेरे पहले वीडियो पर दिखाया, जिस तरीके से मुझे एनकरेज किया, उसी से मुझे हिम्मत मिली कि मैं एक दूसरा वीडियो और बनाऊं। तो उसी सीक्वेंस में बिना टाइम गंवाए मैं आज की कहानी शुरू करना चाहूँगा। आज की कहानी शुरू होती है स्पेन से और टाइम है 1471 से 1476 के बीच का। कंफर्म नहीं है कि एक्चुअली ये शुरुआत कब से हुई। इसी दौरान 1471 और 1476 के बीच में स्पेन में एक कबीले में एक बच्चे का जन्म होता है। उसका नाम होता है फ्रांसिस्को पिज़ारो। उसके फादर स्पेन की आर्मी में कमांडर हुआ करते थे, गोंज़ेलो पिज़ारो। उसकी माँ का नाम था फ्रांसिस्का। गोंज़ेलो पिज़ारो ने कभी भी फ्रांसिस्को पिज़ारो को यानी अपने बेटे को अपना नाम नहीं दिया। उन्होंने कभी ये कबूला नहीं कि ये मेरा बेटा है। इनफैक्ट फ्रांसिस्को पिज़ारो ने अपने जन्म के बाद कभी भी अपने फादर को देखा भी नहीं। उसके फादर ने उसकी किसी तरह की कोई जिम्मेदारी नहीं उठाई। फ्रांसिस्का जो उसकी माँ थी और एक कबीले में रहती थी, वो एक बेहद गरीब औरत थी। कुछ सालों बाद फ्रांसिस्का की एक दूसरे आदमी से शादी होती है कबीले में ही, और उससे उसे एक बेटा पैदा होता है। उसका नाम होता है फ्रांसिस्को मार्टिन, जो बेसिकली हाफ ब्रदर था फ्रांसिस्को पिज़ारो का, सौतेला भाई जिसे हम बोल सकते हैं। उस कबीले में ज़िंदगी बहुत कठिन थी। मतलब 2 वक्त की रोटी का भी इंतज़ाम नहीं था। सुबह खा लिया तो शाम का पता नहीं, शाम को खा लिया तो सुबह का पता नहीं। बहुत ही गुर्बत में, बहुत ही मुफलसी में दिन कटते थे और पढ़ाई लिखाई का तो खैर दूर दूर तक कोई वास्ता ही नहीं था। और फ्रांसिस्को पिज़ारो कभी भी इस तरह की ज़िंदगी जीना नहीं चाहता था। उसके अपने सपने थे। वो चाहता था कि मैं इस गुर्बत से उठूँ और कहीं बाहर निकलूँ, ज़िंदगी में कुछ अचीव करूँ। और समुद्र उसे हमेशा से अट्रैक्ट करता रहा था। उसको लगता था कि समुद्र के पार एक ऐसी दुनिया है, अगर मैं वहाँ किसी तरीके से पहुँच जाऊँ तो शायद एक बेहतर ज़िंदगी मेरा इंतज़ार कर रही है। इसी उधेड़ बुन में अब समुद्र अगर पार करना है तो उसके लिए नाव भी चाहिए, उसके लिए और संसाधन भी चाहिए और इक्विपमेंट्स भी चाहिए, लोग भी चाहिए। तो उसने अपने कबीले के कुछ और लड़कों को इकट्ठा करना शुरू किया, जो उसी की तरीके से एक बेहद दोयम या कहा जाए त्रियम दर्जे की ज़िंदगी जी रहे थे। उसने उन लोगों से कहा कि भाई, आप लोग इसी तरह की ज़िंदगी जीना चाहते हो या फिर इससे बाहर निकलने के लिए कुछ करना चाहते हो, इससे ऊपर उठना चाहते हो। सभी लोगों ने उससे राय मशवरा करा, पूछा कि भाई तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। तो वो अपने कुछ प्लान्स उन लोगों के सामने रखता है बाहर जाने के। उसके लिए सभी की बात एक ही थी कि भाई इसके लिए बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत पड़ने वाली है, जो हमारे पास किसी के पास नहीं है और कहीं से आने वाला भी नहीं है, कोई हमें दे के जाने वाला भी नहीं है। कहता इसके लिए भी मैंने सोचा है। बोला इस तरीके से कीड़े मकोड़ों की तरीके से मरने से ज़्यादा अच्छा है कि वी शुड फाइट, हमें ऊपर उठना चाहिए और हमें अपना हक छीनना चाहिए। वो 200 लोगों की ये एक टुकड़ी तैयार करता है और वो लोग छोटी मोटी लूटपाट शुरू करते हैं। इसमें उसका हाफ ब्रदर फ्रांसिस्को मार्टिन हमेशा से उसके साथ ही था। बहुत लंबे समय तक वो यही चीज़ें करता रहता है और उसके बाद आखिरकार एक बार ऐसा इंतज़ाम हो जाता है कि उसके पास इतनी दौलत होती है कि अब वो बाहर जा सकता है। एक बड़े जहाज़ का इंतज़ाम किया जाता है। 1509 को वो लोग पहली बार सेल करते हैं, समुद्र में उतरते हैं। लगभग 80 लोग और उनके पास 40 घोड़े और बाकी सारी ज़रूरत की चीज़ें। इन सब चीज़ों को लेकर वो लोग समुद्र में उतरते हैं, चलना शुरू करते हैं। सालों बीत जाते हैं, कई बार बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ होती हैं, कई बार जान बचानी भारी हो जाती है। इन सब चीज़ों को पार करते हुए वो ज़िंदगी में तरक्की करता है। आखिरकार 1519 को उसी दौरान पनामा शहर नया नया बना था। 1519 को फ्रांसिस्को पिज़ारो को पनामा का मेयर बना दिया जाता है। वो मेयर रहता है 1519 से 1523 तक, 1519 से 1523 तक पनामा सिटी का मेयर रहता है फ्रांसिस्को पिज़ारो। लेकिन ज़िंदगी रुकने के लिए नहीं थी उसके पास, उसे हमेशा आगे बढ़ते चले जाना था। वो अब भी सोचता था कि वो उस दुनिया तक नहीं पहुंचा है जहाँ तक उसे पहुंचना चाहिए, जो एक्चुअली उसका इंतज़ार कर रही है। आखिरकार वो सारी सुख सुविधाएं छोड़कर वो एक बार फिर से 1524 में साउथ अमेरिका की तरफ सेल करना स्टार्ट करता है। कुछ दिनों बाद थक कर, हार कर, परेशान होकर वो लोग वापस आ जाते हैं। लेकिन कोई भी लहर फ्रांसिस्को पिज़ारो की हिम्मत तोड़ने वाली नहीं थी। वो दोबारा से 1526 में फिर से एक बार निकलता है और अनफॉर्चुनेटली इस बार भी वो नाकामयाब होकर ही वापस आ जाता है। दिन गुजरते जाते हैं। 1532 में आखिरकार उसे सफलता मिलती है साउथ अमेरिका पहुंचने की, और वो पहुंचता है इंका सिविलाइजेशन के पास। इंका उस समय की विश्व की सबसे धनी, सबसे अमीर सिविलाइजेशंस में से एक हुआ करती थी, जिनके पास कहा जाता था कि सबसे ज़्यादा गोल्ड,
सबसे ज़्यादा सोना इंका सिविलाइजेशन के लोगों के पास ही है। इंका पहुंच जाता है, वहाँ के मालिक से, जो राजा हुआ करते थे, उन राजा का नाम था अल पताहू, उनसे वो मुलाकात करता है। वो इंका सिविलाइजेशन के सबसे लास्ट एम्परर रहे, उनसे मुलाकात करता है। कुछ दिन बाद वापस आ जाता है। उसके बाद उसे समझ में आ जाता है कि अगर ज़िंदगी में कोई लक्ष्य प्राप्त करना है, कोई चीज़ हासिल करनी है, तो इंका से ही हो सकती है। जो उसके सपने हैं उसे केवल इंका पूरी कर सकती है। दुनिया में ऐसी कोई जगह बनी नहीं जो इंका से भी ज़्यादा ऊपर हो, इंका से ज़्यादा परे हो। और यही मेरी ज़िंदगी का लक्ष्य है। सिंस इंका सिविलाइजेशन एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सिविलाइजेशन थी, बहुत ज़्यादा सोना था एक्चुअली उनके पास था, बहुत ज़्यादा चांदी थी, वाकई में थी। 50,000 लोगों की सेना थी इंका सिविलाइजेशन के पास। और इतनी बड़ी सेना, इतना बड़ा समुद्र पार करके ले जा पाना फ्रांसिस्को पिज़ारो के बस में नहीं था। उसके पास थे कुल मिलाकर 110 पैदल सैनिक, 67 सैनिक ऐसे थे जिनके पास लंबी नली वाली बंदूकें थी, लॉन्ग बैरल, और केवल 2 तोप थी, सिर्फ 2 तोप। इनके सामने चुनौती थी कि अगर इंका को लूटना है और इंका पे कब्जा करना है तो 50,000 लोगों को तो कम से कम हराना ही पड़ेगा। खैर, हिम्मत हारने वालों में फ्रांसिस्को पिज़ारो बिल्कुल भी नहीं हुआ करता था। वो इंका के राजा को सीधा ललकारता है कि आप मुझे मेरे हिस्से का गोल्ड दे दीजिए और मैं आपके रास्ते में कभी नहीं आऊँगा, मैं आपको कभी भी किसी भी तरीके से परेशान नहीं करूँगा। राजा को बहुत हंसी आई इंका सिविलाइजेशन। बोले, यार लुक एट योर सेल्फ, मेरी आर्मी देखो 50,000 लोग हैं, तुम हो कितने यार? एक शायद चुटकी से भी कम, सरसों की बोरी में एक दाने के बराबर तुम्हारी हैसियत नहीं है, और तुम मुझे ललकारते हो, दुनिया के सबसे ताकतवर राजा को। और फ्रांसिस्को पिज़ारो, क्योंकि उस दिन के लिए ही पूरी ज़िंदगी उसने इंतज़ार किया था। ये 15 नवंबर 1532 की बात है जब ये सारी बातचीत हो रही थी। वो नहीं मानता है, लौट आता है। 16 नवंबर 1532 को, 16 नवंबर 1532 को आखिरकार फ्रांसिस्को पिज़ारो का सब्र का बांध टूट जाता है, या ये कहें कि उसका लालच उसके दिमाग पर एक नशे की तरीके से चढ़ जाता है, और वो बिना कुछ सोचे समझे लगभग 200 से भी कम सैनिकों के साथ इंका सिविलाइजेशन पर अटैक कर देता है, जिसकी सेना 50,000 लोगों की थी। उसका करेज कहिए, उसकी किस्मत कहिए, या उसकी ज़िंदगी की तकदीर ही होती कि पहले आधे घंटे के अंदर वो 200 लोग इंका सिविलाइजेशन के 8,000 सैनिकों को मार चुके थे, और इधर से एक भी कम नहीं हुआ था तब तक। और आधे घंटे की लड़ाई के बाद ही आखिरकार वो राजा को गिरफ्तार कर लेता है। अमेजिंग, अनबिलीवेबल, अविश्वसनीय, लेकिन सच है ये कि 200 लोगों ने 50,000 लोगों पर हमला किया और पहले आधे घंटे में 8,000 लोगों को मारकर राजा को अपने कब्जे में कर लिया। राजा को फिर उसके बाद एक कमरे में बंद किया जाता है। राजा अपने भाई प्राणों की भीख मांगता है कि मुझे मेरी जान बख्श दो, मुझसे गलती हो गई, मैं तुम्हें पहचान नहीं पाया, और तुम वाकई में यू आर अ डिफरेंट एनिमल, तुम कुछ और ही हो, तुम इस दुनिया के नहीं हो, तुम महामानव हो, और तुम जो कहोगे मैं वो पूरी कर दूंगा। कहता, आप क्या दे सकते हैं, आप मुझे बताइए। वो कहता, इस कमरे के बराबर सोना मैं तुम्हें दे दूंगा। कहता, ठीक है, भरिए कमरा। उसके बाद कमरे में गोल्ड भरा जाना शुरू किया जाता है, जिस कमरे में वो राजा कैद था, और कुल मिलाकर 6200 kg गोल्ड, 6200 किलो गोल्ड उस कमरे में आता है, जिसकी अगर आज की डेट में एवल्यूशन की जाए तो लगभग 30,000 करोड़ रुपए। दुनिया में इससे बड़ी फिरौती, इससे बड़ी रैंसम या इससे बड़ा कंपनसेशन आज तक कभी भी नहीं दिया गया, और भविष्य के गर्भ में भी शायद इस तरह का कोई भी अजूबा छुपा नहीं होगा। 30,000 करोड़ रुपए की फिरौती राजा ने अपनी जान बचाने के लिए फ्रांसिस्को पिज़ारो को दी। फ्रांसिस्को पिज़ारो ने तभी सोचना शुरू किया कि अगर 30,000 करोड़ का सोना, यानी लगभग 6200 किलो सोना राजा मुझे दे सकता है तो राजा के खुद के पास कितना सोना होगा। एंड दैट वाज द मोमेंट जब हर चीज़ चेंज हो गई, और उसने ही इमीडिएटली राजा को ख़त्म करके आगे बढ़ जाता है। इंका सिविलाइजेशन का अंत हो जाता है, दुनिया की सबसे उत्कृष्ट सिविलाइजेशंस में से वो मानी जाती थी, और उस दिन जो राजा मरा वो इंका सिविलाइजेशन का आखिरी राजा था। वो अपनी ज़िंदगी का लक्ष्य हासिल कर लेता है, वापस आ जाता है। 26 जून 1541 को
20 लोग फ्रांसिस्को पिज़ारो के कमरे में घुसते हैं और उसका कत्ल कर देते हैं। जब वो ज़मीन पर गिरता है अपने ही खून में, तो वो एक जीसस क्राइस्ट का एक क्रॉस बनाता है, ऊपर वाले को याद करता है और उसके कुछ देर बाद दम तोड़ देता है। तो ये कहानी है एक ऐसे लड़के की जो एक ऐसी माँ के गर्भ से जिसने जन्म लिया जो उसे उसके पिता का नाम नहीं दे पाई। पूरा बचपन मुफलसी में बीता, भुखमरी में बीता, पढ़ाई लिखाई वो कभी ज़िंदगी में कर नहीं पाया, और उसके बाद उसने जो अचीव किया वो दुनिया में कोई दूसरा सोच भी नहीं पाया। खैर कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। 1892 जब ये इसकी डेथ होती है फ्रांसिस्को पिज़ारो की, तो कुछ दिनों तक इसकी बॉडी को रखा जाता है शोकेस करने के लिए कि भाई ही वॉज द ग्रेट फ्रांसिस्को पिज़ारो। उसके बाद उसकी बॉडी को 2 हिस्सों में बांट दिया जाता है, सिर अलग कर दिया जाता है और धड़ अलग कर दिया जाता है। सिर को अलग जगह गाड़ दिया जाता है और धड़ को अलग जगह गाड़ दिया जाता है। खैर आई डोंट नो द रीज़न वाई कि ऐसा क्यों किया गया। और 1892 में जब एनिवर्सरी सेलिब्रेशन की तैयारी हो रही थी डिस्कवरी ऑफ अमेरिका की, जो कोलंबस ने जो डिस्कवरी की थी अमेरिका की, उसकी एनिवर्सरी सेलिब्रेशन की तैयारी चल रही थी। और उसी दौरान खुदाई में एक ताबूत मिलता है जिसमें केवल एक धड़ होता है। 1892 में, 1892 में, उसके मरने के कई सौ साल बाद उसमें ये अंदाज़ा लगाया जाता है कि ये शायद जो इसके अंदर बॉडी है ये फ्रांसिस्को पिज़ारो की है। उसके बाद उस बॉडी को वहाँ से निकाला जाता है और एक ग्लास का कॉफिन तैयार किया जाता है, उसे शोकेस किया जाता है, उसकी एग्जीबिशन लगती है, लोग आते हैं देखने के लिए। ओ ही वॉज द ग्रेट फ्रांसिस्को पिज़ारो जिसने धूल से उठकर आसमान छुआ। खैर और समय बीतता है। 1977 में इसके भी लगभग 100-125 साल बाद और खुदाई होती है और एक लेड का बॉक्स मिलता है जिसके अंदर से एक सिर मिलता है और उसके ऊपर लिखा हुआ था द हेड ऑफ डॉन फ्रांसिस्को पिज़ारो। तो अमेरिका की एक फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स की टीम थी जिसे डॉक्टर मेपल्स हेड कर रहे थे, और वो फॉरेंसिक्स के ज़रिए पता करते हैं कि वो जो धड़ था और ये जो सिर है ये दोनों एक आदमी के नहीं हैं। वो फ्रांसिस्को पिज़ारो नहीं था एक्चुअली, ये सिर अगर फ्रांसिस्को पिज़ारो का है। यहाँ पर ये कहानी ख़त्म होती है इस तरीके से कि फ्रांसिस्को पिज़ारो का फिर किस्सा अब इसके बाद कोई नई चीज़ कभी नहीं डेवलपमेंट में आई। लेकिन इस कहानी का मोटिव ये है कि 1471 में एक ऐसा लड़का पैदा हुआ जिसके पास बाप का नाम नहीं है, पढ़ाई लिखाई के नाम पर कभी कुछ नहीं था, ज़िंदगी भर भूख में गुजारी, ज़िंदगी भर जुगाड़ से बितारी, ज़िंदगी भर चोरी डकैती करते 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 वो आखिर एक नाविक बना। वहाँ से उसने लाइफ को अचीव करना शुरू किया। पनामा शहर जो उस समय नया नया बना था वो उसका मेयर रहा 4 साल। हम में से ऐसे बहुत से लोग होते हैं कि ज़िंदगी में थोड़ा बहुत हासिल हो जाता है और उसके बाद वहीं पर बैठ जाते हैं माइलस्टोन की तरीके से कि इससे आगे नहीं बढ़ना, मेरी लाइफ पूरी हो चुकी है, इससे ज़्यादा की मुझे ज़रूरत नहीं है। ऑफ कोर्स अगर किसी के अंदर संतुष्टि है, आत्मसंतुष्टि है कि मुझे इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन किसी के अंदर अगर आलस्य है कि मुझे अब इससे आगे नहीं बढ़ना यार, मेरे बस की नहीं है, तो ही शुड थिंक ऑफ फ्रांसिस्को पिज़ारो। उतनी गुर्बत से उठ के आया हुआ एक आदमी जो एक शहर का मेयर बन गया और उसके बावजूद भी वो वहाँ नहीं रुकता है, क्योंकि वो उसके सपनों की दुनिया नहीं थी, वो जगह नहीं थी जो उसने कभी सोच रखी थी। उसे हमेशा से उसने डिसाइड कर रखा था कि मुझे समुद्र के उस पार जाना है जहाँ ज़िंदगी मेरा इंतज़ार कर रही है। वो उस तरफ बढ़ता है। उसके 1 साल बाद 1524 में जाता है, फ्लॉप होता है, 1526 में जाता है, उसके बाद फिर फ्लॉप हो जाता है, तब भी वो हिम्मत नहीं हारता है, जबकि उसके पास सब कुछ था जो उसने ज़िंदगी में सोच सकता था। उसके साथ के लोगों को शायद उस तरह की ज़िंदगी कभी नसीब ना हुई होगी। उसके बावजूद वो 1532 में दोबारा जाता है और दुनिया की सबसे ताकतवर सिविलाइजेशन इंका को ख़त्म करता है, उस पर अपना कब्जा करता है, और उसका नाम वहाँ ख़त्म नहीं होता, उसका नाम 1977 तक आ रहा है। तो अगर एक इतनी गुर्बत में पला हुआ लड़का और इस तरीके से असहाय, जिसके पास जो ही वॉज नॉट एम्पावर्ड विद एनीथिंग, एजुकेशन नहीं है, खाना पीना नहीं है, कोई बैक करने वाला नहीं है, कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है, और उसके चर्चे 1977 तक होते हैं। मेरे ख्याल से दैट शुड बी द मोटो ऑफ लाइफ। हमें मरने के बाद वो लोग जाने जिन्हें हम नहीं जानते। यहाँ तो हमारे मरने के बाद ये हम लोगों को भरोसा नहीं है कि हमारे पोते पोतियाँ या उनके बच्चे हमें याद रखेंगे भी कि नहीं रखेंगे। तो वी शुड लर्न फ्रॉम फ्रांसिस्को पिज़ारो, बट ऑफकोर्स इन ए कंस्ट्रक्टिव वे। इस तरीके से नहीं कि उसकी तरह हम लोग डाका डालना शुरू कर दें। हमें उससे ये ज़रूर सीखना चाहिए कि उस तरह की ज़िंदगी से उठ के कोई आदमी वहाँ तक पहुँच सकता है, हमें वहाँ तक भी नहीं पहुँचना, तो एटलीस्ट हम जहाँ पर रुक गए हैं उससे तो आगे बढ़ना शुरू करें। थैंक यू सो मच। मिच्छामि दुक्कड़म।